सो क्या किया था कल हमने, ठीक है, हमने शुरू कर दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, हमने बात की थी कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में थोड़ी बहुत बात कर ली थी। हमने ये बात की थी कि पीएसईबी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से 12 नंबर का काम आएगा। इसमें हमारे पास 2 चैप्टर्स होंगे और जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो हमने चार्ज के बारे में बात कर ली थी कि चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मटेरियल की, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक फोर्सेस को फील कर सकता है या एक्सर्ट कर सकता है, मतलब वो लगा सकता है, मतलब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन करेगा, ठीक है। यह चार्ज कारण था, कॉज था, जैसे मास कॉज था ग्रेविटेशनल फोर्स का, ये बात कर ली थी हमने। और क्या बात की थी, चार्ज स्केलर है, चार्ज के यूनिट्स कूलम थे, ऐसा ही यूनिट। और क्या बात की थी हमने, चार्ज की प्रॉपर्टीज देखी थी, ठीक है। चार्ज क्वांटाइज्ड है, चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है, इनवेरियंस ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, तो ये 4 प्रॉपर्टीज हमने देखी थी। और कुछ बेसिक बातें शायद हमने चार्ज के बारे में की थी, ठीक है, चार्ज बॉडी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब हम ना दो तीन चीजें देखेंगे बस मेनली। तो जैसे कि मान लो हमें पता था, ठीक है, कि जैसे कोई बॉडी है ए और कोई बॉडी है बी, अगर ए से इलेक्ट्रॉन्स बी की तरफ जाएंगे, अगर बॉडी ए से इलेक्ट्रॉन्स बॉडी बी की तरफ जाएंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। इसे एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या बोला था, कॉज ऑफ चार्जिंग। एक्चुअल कॉज ऑफ चार्जिंग इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। तो ये था, ये हमने देख लिया था। अब ना कैसे कैसे हो सकती है ये चार्जिंग, मतलब एक दोनों बॉडीज चार्ज हो गई, अब ये कैसे कैसे होगा, मतलब मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या क्या है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो ये एग्जाम्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पर ये बस वैसे ही समझ के लिए है ताकि हमें आगे कोई टॉपिक्स समझ आ जाए, ये पता ही होता है हमें। जैसे मेथड्स ऑफ चार्जिंग में एक आएगा बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय, स्कूल में कर लिया था ये, कोई बात नहीं। दूसरा आएगा चार्जिंग बाय कंडक्शन, और तीसरा आएगा चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये तीनों काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, आप आराम से समझ सकते हो। तो देखो बस नाम नाम लिख लेना, हमें ज़्यादा डेफिनेशंस वगैरह की ज़रूरत इनकी नहीं है, बाकी ज़रूरत होगी तो आपको मिल जाएगी। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या था कि मान लो एक ऑब्जेक्ट होगा, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लूजली बाउंड होंगे, ठीक है। तो ऐसे कोई ऑब्जेक्ट को जब हम रब करेंगे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कमज़ोर तरह से जुड़े हैं न्यूक्लियस के साथ, तो वो लूजली बाउंड है। अब इसको जब हम रब करेंगे किसी दूसरी चीज़ के साथ, तो इससे इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे इस पर, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसके कई एग्जांपल्स हैं आपके पास, जैसे वो बलून को हम रब करेंगे, ठीक है, फिर वो बालों को अट्रैक्ट करेगा, जैसे कंघी को रब करेंगे फिर वो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट करेगा, समझ गए शायद आप। इबोनाइट रॉड को रब करेंगे, वो तो एग्जांपल्स थी, आप ये 2 एग्जांपल्स और याद रख सकते हो कि जब प्लास्टिक की रॉड को कैट के फर, ठीक है, होगी आपके घर पर कैट, ठीक है, पंगे मत लेना बिल्लियों से। तो प्लास्टिक की रॉड को जब हम कैट के फर पर रब करेंगे तो प्लास्टिक की रॉड पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कैट के फर पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दूसरा ग्लास की रॉड होती है, अगर हम उसे सिल्क के कपड़े के साथ रब करते, ठीक है, तो सिल्क के कपड़े पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ग्लास की रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये चार्जेस बाय रबिंग आए हैं, ठीक है, तो ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का एक एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल्स थी, शायद आपको समझ आ गई। अब ये आ सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ ऑब्जेक्ट्स में इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होंगे और कुछ में लूजली बाउंड। तो जिनके इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड मतलब कमजोर तरह से जुड़े होंगे न्यूक्लियस से, उन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, बाकियों पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो वैसे एक सीरीज होती है ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज, उसमें सारे लिखे होते हैं, ऊपर ये है, ऊपर वाले पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नीचे वाले पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे एक सीरीज होगी तो सबसे ऊपर उस सीरीज में फर होगा तो फर पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। सबसे नीचे उस सीरीज में प्लास्टिक होगा तो प्लास्टिक पर नेगेटिव चार्ज आएगा। मतलब जब इन दोनों को अब हम रब करेंगे आपस में, शायद आपको समझ आ गया, ठीक है। बाकी ये ज़रूरी नहीं था। कैसे पता चलेगा हमें किस पर पॉजिटिव आएगा किस पर नेगेटिव आएगा,
ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। ठीक है, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन काफ़ी सिंपल था, इतनी ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं थी। बस इतना था कि जब दो ऑब्जेक्ट्स को रब करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, एक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये क्या था, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल था, और ये तो हम सबको बहुत ही ज़्यादा आराम से आता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, मतलब मान लो ये मेटल की कोई रॉड है, कोई वायर है, इस पर चार्ज है, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, जब हम इसे किसी अनचार्ज्ड कंडक्टर के साथ टच करवाएंगे, जैसे कोई छोटा कंडक्टर है, ठीक है, छोटे वायर के साथ जब हम इसे टच करवा देंगे, ठीक है, तो इस पर कोई चार्ज नहीं है, पर टच करवाने के बाद इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या होगी, चार्जिंग बाय कंडक्शन। मतलब एक वायर में करंट है, एक में करंट नहीं है, कनेक्ट करने पर उसमें भी करंट आ गया। ठीक है, तो फिजिकल कांटेक्ट से, बाय एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट से जब ट्रांसफर ऑफ करंट या ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा, ठीक है, तो वो होगी चार्जिंग बाय कंडक्शन। किस किस को समझ आ गई, ये तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल थी। तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा सिंपल थे। रबिंग से आया, ठीक है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट से आया चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब ये बचा चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये काफ़ी ज़रूरी है, ये हमें आगे भी काम आएगा। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे हम ना, देखो एक तो था फ्रिक्शन वाला, मतलब उसमें हमने ऐसे किया, रब किया, तो हमें समझ आया कि रगड़ के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए। ठीक है, जैसे आपके एक हाथ पर कोई चीज़ है, इस पर नहीं है, तो अब आप ऐसे करोगे तो इस पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमें समझ आता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फिर चार्जिंग बाय कंडक्शन हमें समझ आती है कि मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं। तो अगर एक मेटल वायर को, जिसके ऊपर चार्ज है, दूसरे मेटल वायर जिसके ऊपर चार्ज नहीं है, के साथ टच करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वहाँ फ्लो कर जाएंगे, तो इस पर चार्ज आ जाएगा। ये भी समझ आ गया। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन में थोड़ा अलग काम होता है, मतलब ना यहाँ पर रबिंग होगी और ना यहाँ पर हम टच करवाएंगे, मतलब इस एक कंडक्टर या एक बॉडी के ऊपर चार्ज होगा, इस पर चार्ज नहीं होगा। जब हम इनको पास लाएंगे तो इस पर भी चार्ज आ जाएगा। किस किस को समझ आ गई। ठीक है, जैसे ऐसा है कि मान लो एक लाइन में जो आगे है उसको थप्पड़ पड़ा, ठीक है, या आप एक एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो, जैसे छोटे थे आप, तब स्कूल में आपकी कॉपी चेक हो रही है, ठीक है, और सामने वाला टीचर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और उसके पास ना एक फट्टी या एक डंडा है, और आपकी भी कॉपी पूरी नहीं है, और जो जो बहाने आपने सोचे थे वो आगे इस्तेमाल हो चुके हैं सारे। ठीक है, तो आप से जस्ट 2-3 नंबर आगे है, तो आपने देखा कि उसने बोला कि ये काम हो गया था इसलिए मेरी कॉपी पूरी नहीं है, उसके हाथ पर डंडे पड़ रहे हैं, तो वो ऐसे कर रहे हैं, तो आपको भी पीछे थोड़ा थोड़ा दर्द फील हो रहा है कि मेरे भी ऐसे ही पड़ेगी अभी। तो मतलब अभी तक आपको पड़ी नहीं है पर आपको फील हो रहा है। या मान लो घर पर लड़ाई हो गई, तो मम्मी ने एक को पीट दिया, ठीक है, अब दूसरे को पता है कि मेरी भी बारी आ सकती है, मतलब ना हुआ नहीं है हमारे साथ सच में, पर हमें फील हो रहा है थोड़ा सा। तो वो चार्जिंग बाय क्या होगी, इंडक्शन, मतलब पड़ेगी आपसे अगले वाले को, दर्द आपको भी होगा। तो ये थी चार्जिंग बाय इंडक्शन, मतलब बिना एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट के। कुल मिलाकर इंडक्शन में क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट पर चार्ज होगा, दूसरे पर चार्ज नहीं होगा। जब आप इनको एक साथ लाओगे, मतलब थोड़ा सा पास रखना पड़ेगा, तो अनचार्ज्ड कंडक्टर पर भी क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। किस किस को समझ आ गई। अब क्या ऐसा पॉसिबल है अनचार्ज्ड कंडक्टर हो, मतलब कंडक्टर पर चार्ज ही ना हो, ये पॉसिबल नहीं था। चार्जेस होंगे, अनचार्ज्ड बोलेंगे उसे जिसके पास इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव चार्ज है, यही था ना। जैसे कि मान लो हमारे पास ये कोई स्टैंड है और ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, अब इस कंडक्टर में क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, रैंडमली, ठीक है, मिक्स चार्जेस पड़े होंगे, जितने पॉजिटिव होंगे उतने नेगेटिव होंगे, और ये रैंडमली प्लेस्ड होंगे, इसीलिए इस पर कोई टोटल चार्ज नहीं दिखेगा। जैसे कि एटम में, ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, पर वो दोनों बराबर है, तो हम बोलेंगे वो न्यूट्रल है या अनचार्ज्ड एटम है। तो ये हमें समझ आ गई। अब मान लो हम क्या करें कि एक पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टर इसके पास लाएं, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टर, मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज है काफ़ी ज़्यादा, ये हमें समझ आ गई। ठीक है, तो अब देखो आप क्या होगा, ठीक है, कि इस पर पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, चार्ज के अराउंड ना एक फील्ड बनेगी। मतलब ज़रूरी नहीं होगा कि हम ना पकड़ कर देखें, जैसे कोई चीज़ गर्म होगी और वो बहुत ज़्यादा गर्म होगी, तो उस गर्म चीज़ के पास थोड़ा सा हाथ लेकर हम जाएंगे तो भी हमें फील होगा कि ये गर्म है, ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है। जैसे हम सर्दियों में हाथ सेकते हैं आग के पास बैठकर, तो आग को पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती, हमें पता है कि आग के अराउंड गर्मी है, तो जितना ज़्यादा पास हाथ लेकर जाएंगे उतनी ज़्यादा गर्म फील होगी, जितना ज़्यादा चार्ज के पास जाएंगे उतना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होगा। यानी कि ये टच ना करके भी यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसे क्या कर सकता है, रिपेल कर सकता है। किस किस को समझ आ गई। ठीक है,
तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो इस हिसाब से अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज वाला मेटल था जिस पर काफ़ी सारा पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, नेगेटिव, और दूसरी साइड कौन सा चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, पॉजिटिव। ये हमें समझ आ गया किस किस को आ गई। अब एक प्रोसेस होती है ग्राउंडिंग या अर्थिंग, हम घर पर भी करते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर कोई बॉडी पर एक्स्ट्रा चार्ज हो ना, वो ग्राउंड में चला जाता है। धरती खुद एक कंडक्टर है, तो उसमें हम काफ़ी सारा चार्ज स्टोर कर सकते हैं एक तरीके से। तो जब हम ना ग्राउंडिंग कर देंगे, मतलब ना हम इसे एक वायर के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसके दूसरे हिस्से को ज़मीन में गाड़ देंगे। वायरिंग उसका ग्राउंडिंग का सिंबल यही होता है, छोटी छोटी करते जाना लाइनें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज आया ना दूसरे एंड पर, ये यहाँ से किस में चला जाएगा, ग्राउंड में। तो इस पर सिर्फ कौन सा चार्ज बचेगा, नेगेटिव। तो अब ये इस पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो पहले इस पर कोई चार्ज नहीं था, ये न्यूट्रल था, पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर था। हमने बिना सच में टच किए इसे इस पर एक चार्ज प्रोड्यूस कर दिया, इंड्यूस कर दिया, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत आएगी हमें आगे। देखो हमारे 4th यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो इसीलिए ये ज़रूरी था। बस सिंपल था, रबिंग करके आया तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। चार्ज्ड वायर अनचार्ज्ड वायर को टच किया तो चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। बिना टच किए, बिना एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट के अगर चार्ज ट्रांसफर हो गया या चार्ज आ गया दूसरी बॉडी पर तो चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। तो ये तीनों काफ़ी ज़्यादा सिंपल थे, आपको समझ आ गए, आसान भी थे। उसके बाद देखो 2-3 चीज़ें और आती हैं, जैसे आपने इसका नाम सुना होगा ज़रूर, कंडक्टर। ये क्या होता है, ये एक ऐसा मटेरियल, ठीक है, एक ऐसी चीज़ जो करंट को और हीट को अलाउ करे अपने अंदर से पास होने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर। यही डेफिनेशन थी, कंडक्टर के अंदर से करंट भी पास कर सकता है और क्या पास कर सकता है, हीट भी पास कर सकती है। देखो क्यों, क्योंकि ना जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर है, ठीक है। अब कंडक्टर के अंदर ना इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स से हमारा क्या मतलब है, ज़्यादातर कंडक्टर्स, आपको पता ही है कि कंडक्टर्स कौन होते हैं, मेटल्स। कंडक्टर्स कौन होते हैं, मेटल्स, आपको याद रखना चाहिए। और कंडक्टर्स कंडक्ट करते ही क्यों हैं, क्योंकि उनके पास क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखो जैसे ना कैरियर बोलते हैं हम इन्हें, करंट को या चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए जिन लोगों की, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है उन्हें हम बोलते हैं चार्ज कैरियर या करंट कैरियर। तो इलेक्ट्रॉन में करंट कैरियर है, ये करंट या चार्ज को कैरी कर सकता है, ठीक है। दूसरा, जैसे कोई भी मेटल मान लो आप एक बार के लिए सोडियम मान लिया आपने, तो हमें पता है कि उसके न्यूक्लियस में कितने होंगे, 11 प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है, और 11-12 न्यूट्रॉन्स होंगे। तो एक शेल, दूसरा शेल और कितना, तीसरा, 3 शेल्स आएंगे। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे पहले शेल में, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और देखो जैसे, ठीक है, अब यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, ठीक है, और 11 प्रोटॉन्स हैं। अब डिस्टेंस का फर्क पड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा दूर है प्रोटॉन से, ठीक है, ये न्यूक्लियस से, तो इस इलेक्ट्रॉन पर इसके कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो सबसे कम होगा। ये हमें समझ आ गई। तो हम ना इसे इजीली निकाल सकते हैं। किस किस को समझ आ गया, आगे कूलम्स लॉ में देख लेंगे। जैसे बस अब उसका भी रिजल्ट यही निकलेगा कि जैसे 2 चार्जेस है, अगर ये सेम है तो ये रिपेल करेंगे। अगर ये जितना पास होंगे ये उतनी बुरी तरह रिपेल करेंगे, जितना दूर होंगे उतना कम रिपेल करेंगे। अगर डिस्टेंस कम होगा ना तो फोर्स ज़्यादा होगा, चाहे वो अट्रैक्शन का चाहे वो रिपल्शन का। अगर अट्रैक्शन की बात आएगी, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, अगर इलेक्ट्रॉन पास होगा न्यूक्लियस के तो न्यूक्लियस काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा उससे, और तब हम इस इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं पाएंगे। अगर ये दूर होगा, अब न्यूक्लियस इसे अट्रैक्ट नहीं कर रहा, अब हम इस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। शायद आपको समझ आ गई, मतलब आपका आपके घर वालों के साथ काफ़ी ज़्यादा प्यार है, काफ़ी ज़्यादा प्यार है, अब आपको घर से निकालना पॉसिबल नहीं है। कोई बोले चल हम भाग चलते हैं, पर आपको तो घर वाले प्यारे हैं, पर आपको घर वालों से नफरत है, आप दूर है घर वालों से काफ़ी, मेंटली इमोशनली। अब आपको निकालना बहुत आसान है, अब आप चले जाओगे किसी के साथ। शायद आपको समझ आ गई, अट्रैक्शन कम होने के कारण। तो अब अट्रैक्शन कम होने के कारण ना ये क्या करेगा, आराम से बाहर जा सकता है। दूसरा, जब ना देखो कई सारे बॉन्ड होते हैं, हमने 11th में कर लिया था, आयोनिक बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ऐसे ना सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मेटेलिक बॉन्ड होते हैं मेटल के अंदर, ठीक है। जैसे हम गोल्ड देखेंगे, आयरन देखेंगे या कोई भी मेटल देखेंगे तो वो हमें सॉलिड स्टेट में मिलेगा, और वो काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, हार्ड होगा। जैसे हम कोई भी मेटल की चीज़ देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड होगी। उसका रीज़न क्या है कि उसके अंदर क्या चीज़ है, उसके अंदर मेटेलिक बॉन्ड है। कौन सी बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। और अब जैसे ये ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा कि एक ही सोडियम है,
अब सच में सोचेंगे तो सोडियम में कई सारे सोडियम्स होंगे, अगर हम थोड़ा सा भी सोडियम उठाएंगे तो उसके अंदर कितने ज़्यादा एटम्स होंगे। तो इसके साथ एक और सोडियम एटम होगा, इसके नीचे एक और सोडियम एटम होगा, ऊपर एक और सोडियम एटम, इस जगह यहाँ पीछे, समझ गए आप सब। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये यहाँ से निकल के दूसरे सोडियम के पास जा सकता है, वहां से वो इलेक्ट्रॉन आगे निकल कर अगले सोडियम के पास जा सकता है, क्योंकि इसकी अट्रैक्शन इसके साथ तो क्या है, कम, तो ये इधर उधर ही जाता रहेगा। ये रहा तो स्ट्रक्चर के अंदर ही, पर ये मूव कर सकता है एटम, एक एटम से दूसरे एटम तक, तो इसे हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसा नहीं कर सकते और ये भी ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनकी अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है न्यूक्लियस के साथ। सिर्फ लास्ट वाले, या आप समझो सिर्फ मेटल्स होंगे ना, तो मेटल्स के फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स के लास्ट इलेक्ट्रॉन्स को ही हम क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतना ज़्यादा अच्छा या स्ट्रॉन्ग कंडक्टर होगा, उतना ज़्यादा चार्ज या करंट ट्रांसफ़र कर सकेगा। सबको समझ आ गई? कंडक्टर वो डिवाइसेस होंगे या ऐसे मटेरियल्स होंगे जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करेंगे या चार्ज को अलाउ करेंगे कि वो अंदर से गुजर जाए। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ जाएंगे तो एनर्जी, चार्ज या करंट को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो कंडक्टर की कंडक्टेंस का कारण क्या था? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। शायद हमें समझ आ गई। अब इससे उल्टा मान लो, अगर मैं क्लोरीन उठा लूँ या मैं फ्लोरीन उठा लूँ, तो उसका न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और उसके पास ऐसे लास्ट इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन छोड़ नहीं सकता, उल्टा वो बस गेन करेगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉन सिर्फ क्या करेंगे, गेन करेंगे, लूज नहीं करेंगे। मतलब अगर इससे ऑपोजिट कोई मटेरियल हो, मतलब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो वो कंडक्ट नहीं करेगा। तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। जैसे ना हम सिंपली बात भी कर सकते हैं, पर ये तो 8th 9th से करते आ रहे हैं हम, कंडक्टर, इंसुलेटर। चालक, को चालक जो हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर होने दे, वो कंडक्टर ना होने दे, वो इंसुलेटर। पर आपको प्रॉपर बताना पड़ेगा ना 12th में थोड़ा सा, ऐसा क्यों। तो इंसुलेटर करंट या हीट को नहीं पास करने देंगे, चार्ज को नहीं पास करने देंगे। काफ़ी सिंपल था। एग्जाम्पल्स इसके सारे नॉन मेटल, सारे मेटल्स कंडक्टर है, सारे नॉन मेटल्स क्या है, इंसुलेटर है। कोई एक्सेप्शन हो तो बता देना। ठीक है, अब तीसरा कोई डिवाइस बचा, कोई मटेरियल बचा, शायद बच गया। हमने दो चीज़ें देखी, एक तो हमने ये मटेरियल्स देखे, एक हमने मेथड्स देखे। ठीक है, तो मेथड्स में हमने देख लिया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ये हमें समझ आ गया। चार्जिंग बाय कंडक्शन, ये भी हमें समझ आ गया। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये भी हमें समझ आ गया। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल थे। और हमें कंडक्टर समझ आ गया, हमें इंसुलेटर भी समझ आ गया, शायद आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे एक लास्ट मटेरियल जिसे हम बोलेंगे सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे? सेमी कंडक्टर। सेमी का मतलब आधा होता है। मतलब मान लो अगर मैं आधा अच्छा होता तो आप बोलते सेमी गुड, आधा बुरा होता तो सेमी बैड। ठीक है, आधा कंडक्टर। सेमी कंडक्टर मतलब, अब ना सेमी कंडक्टर के पास, जैसे देखो कंडक्टर, अब ना गलत मतलब मत निकालना, कंडक्टर और इंसुलेटर। अब ना जैसे आपको, अब आपका या दोस्त आपको कुछ पूछे कि हम घूमने चलेंगे, तो एक ने बोल दिया हाँ पक्का चलेंगे, मैं साथ चलूंगा। एक ने बोल दिया मैं पक्का नहीं जाऊंगा। तो इन दोनों का पक्का है। एक बीच में आकर बोले मैं देखूंगा, तब कच्चा पक्का है मेरा। आप कौन से हो? ठीक है, तो कंडक्टर का पक्का है कि मैं क्या करूंगा, हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करूंगा, मैं अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को पास करने दूंगा। तो ये कंडक्ट करवाएगा, पक्का है इसका। ये कंडक्ट नहीं करवाएगा, इसका भी पक्का है। तो जो बीच में आ गया, जो बोलेगा कि हाँ करवा दूंगा थोड़ा थोड़ा कंडक्ट, वो क्या होगा, सेमी कंडक्टर। ठीक है, सेमी कंडक्टर। अब सेमी कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होगी, जैसे देखो कंडक्ट करने की पावर को क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। समझ आ गई आपको? जैसे कितना ज्यादा करंट फ्लो कर सकता है, कितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उसी को हम बोलेंगे कंडक्टिविटी। कंडक्टर की स्ट्रेंथ है कंडक्टिविटी, कंडक्टर की पावर कंडक्टिविटी। तो इसकी जो कंडक्टिविटी होगी ना, वो लाई करेगी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में। किस किस को समझ आ गई? यानी कि ये बीच वाली प्रॉपर्टीज शो करता है। ठीक है, ये आप ऐसा समझ सकते हो, ये कमजोर कंडक्टर है। कौन सा कंडक्टर है? कमजोर कंडक्टर। इसकी दो खासियत है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, ये ग्रुप नंबर 14 से बिलोंग करता है। इसके बिना हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चल नहीं सकते। सभी चीज़ें सेमीकंडक्टर्स पर बेस्ड हैं। जैसे हमारे फ़ोन में जो सर्किट वगैरह होगा, अब इसमें से थोड़े करंट पास करेगा, तो छोटे सर्किट्स में ये लगेंगे ज़्यादा। शायद आपको समझ आ गई। ठीक है, ग्रुप नंबर 14 यानी कि कार्बन को छोड़ दो, उनमें से कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, ये प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इनका तो आपको बता दिया, सारे मेटल्स, सारे नॉन मेटल्स। ठीक है, ये ग्रुप नंबर 14। अब इनमें आगे कैटेगरी बनती है इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, एन टाइप, पी टाइप। वो जब आएंगे
तब देख लेंगे, 9th यूनिट में आएगा। अभी मैंने थोड़ा ज़्यादा बता दिया, पर एक बार के लिए इतना सही था बताना। कंडक्टर समझ आ गया, ये समझ आ गया, सेमीकंडक्टर समझ आ गया। अब एक लास्ट बात जो आपको याद रखनी है कि जैसे टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो, अगर टेम्परेचर को बढ़ा देंगे ना, हम इंक्रीज कर देंगे, तो कंडक्टर की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसकी कंडक्टिंग पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये कम कंडक्ट करेगा। किस किस को समझ आ गई? ठीक है। जैसे मान लो जब आपका फोन गर्म हो गया, तो अब वो थोड़ा सा हैंग होगा, वो रुक जाएगा थोड़ा सा, तो काइंड ऑफ आप समझो उसके अंदर कंडक्टर है जो, या कंडक्शन जो हो रही है, ठीक है, उसके टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण वो सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। अगर हीट ज़्यादा होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो कंडक्टर की कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। या आप ऐसा समझो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, उसके कारण फिर टेम्परेचर और इंक्रीज होगा। कुल मिलाकर अगर टेम्परेचर बढ़ाया गया तो कंडक्टर की पावर कम हो जाएगी, पर सेमीकंडक्टर की ज़्यादा हो जाएगी। किस किस को समझ आ गई? अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टर की पावर क्या हो जाएगी? कम। सेमीकंडक्टर की क्या हो जाएगी? ज़्यादा। ये अभी नहीं समझाना था, पर समझा दिया। आगे जब हम करेंगे ना, अब ये कई बार करना पड़ेगा हमें आगे, इसीलिए तुम अभी देख रहे हैं। ये आपको याद रखना। समझ आ गया? अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टर्स की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, मतलब कंडक्टर्स कमजोर हो जाएंगे और सेमीकंडक्टर्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, ये हमें समझ आ गया। दूसरा हमें याद रखना था, मैंने वहां पर वैसे लिख भी दिया था, कंडक्टर बोल दे या अब आगे मेटल्स बोल दे, क्या बोल दे? मेटल्स, एक ही बात हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सारे मेटल्स कंडक्टर ही होंगे, ठीक है, और वो कंडक्ट ही करेंगे। ठीक है, तो कई बार ऐसा होगा कि उन्होंने मेटल बोल दिया, तो मेटल और कंडक्टर मतलब सेम चीज, क्योंकि सारे मेटल्स ही कंडक्टर्स है और कंडक्टर्स मेटल्स से ही बनेंगे। सबसे अच्छा कंडक्टर है सिल्वर, पता ही था आपको, Ag। ठीक है, उसके बाद कॉपर वगैरह आ जाएंगे, और सबसे अच्छा सिल्वर। ठीक है, क्या हमारी बॉडी कंडक्ट करती है? ह्यूमन बॉडी कंडक्टर है। रीजन, फ्लूइड्स हमारे अंदर आयंस हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। तो दो चीजें देख ली, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, और मेथड ऑफ चार्जिंग देख लिया हमने। अब हम देखेंगे कूलम्स लॉ। तो अब हम करेंगे कूलम्स लॉ, और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा हमारे लिए। COULOMBS, कोलम्बस, या कूलम्स, कूलम्स लॉ। ठीक है, तो क्या क्या पता है आपको कूलम्स लॉ के बारे में? तो ये एग्जाम्स के लिए भी ज़रूरी है, और आगे हम जो टॉपिक्स करेंगे उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे ये हमें बताएंगे, जैसे हमने बात कर ली थी कि लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ना दो चार्जेस है, जैसे और ये Q1 है और ये Q2 है। अब हो सकता है ये दोनों पॉजिटिव हों, ये दोनों नेगेटिव हों, या ये ऑपोजिट चार्जेस हों, यानी कि इनके बीच में अट्रैक्शन हो सकती है या इनके बीच में रिपल्शन हो सकती है। अब ये अट्रैक्शन और रिपल्शन है क्या? क्या होती है अट्रैक्शन? देखो, अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों फोर्स हैं। ठीक है, अट्रैक्शन भी एक क्या है? फोर्स की, एक चीज की तरफ खिंच जाना, और रिपल्शन उस चीज से दूर चले जाना, जोर से मूवमेंट होगी। ठीक है, तो ये दोनों क्या, अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों क्या है? फोर्स। तो इन दोनों के बीच में क्या है असल में? अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा ना, ठीक है, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा वो कौन सा हो सकता है? अट्रैक्शन का हो सकता है या वो रिपल्शन का हो सकता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। Force of attraction or repulsion means the force of interaction is directly proportional to product of magnitude of charges। मैग्नीट्यूड मतलब इनकी वैल्यू कितनी है। जैसे मान लो ये 5 कूलम का हो सकता है, ये 7 कूलम का हो सकता है, तो 5 और 7 क्या है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, अमाउंट कितना है चार्जेस का? चार्ज बड़ा है तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, चार्ज छोटा है तो मैग्नीट्यूड कम है। ठीक है, सो द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, और मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस या डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ठीक है, और मान लो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? r। इसके सेंटर से उसके सेंटर तक डिस्टेंस क्या है? r। ठीक है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन देम। जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये किस किस को समझ आ गया? ये हमारे पास कौन सा लॉ है? कूलम्स लॉ। तो इसकी डेफिनेशन आपको पता ही है, सबको आपने स्कूल में लिख ली होगी, बाकी हम बोल देते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, आप चाहे मत लिखो, अगर आपने लिख रखी है तो लिखना है तो आप लिख लो, वरना नोट्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस,
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस and inversely proportional to square of distance between them. The force of interaction between any two charges is directly proportional to product of those charges and inversely proportional to square of distance between them. काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, किस किस को याद हो गया? ठीक है, ये आप अपने आप भी बना सकते हो। शिया दीदी आपको हो गया याद? ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले क्या आ जाएगी? डेफिनेशन। तो ये हमने लिख ली। अब देखो, जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं हमें पता है क्या आता है? हाँ, कांस्टेंट आता है। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो अब ये K क्या है? हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे हैं और उसके अंदर हमने क्या देखी है? फोर्स। ठीक है, ये दोनों चार्जेस एक ही लाइन पर, आप याद रखना, इसे हम बोलेंगे लाइन ज्वाइनिंग है इनकी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अब ना कई बार इसे सीधा वो बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है, या हम इसे कूलम्स कांस्टेंट भी बोल देते हैं, कूलम्स कांस्टेंट। ठीक है, ये आपको याद रह जाएगा। अब ना इसकी एक वैल्यू है, ठीक है, इसकी वैल्यू के है। के की मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या है? 1/4 पाई। अब आप ध्यान से देखो, 1/4 पाई, 4 पाई नीचे है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट भी नीचे है। ठीक है, अब एप्सिलॉन नॉट क्या है? अब इसका भी नाम है, पर इसका काम देखो क्या है, जैसे आप समझो, ठीक है, कि ना ये वैसे तो बड़ा टॉपिक है पर आपको शायद समझ आ जाएगा। जैसे हवा है, ठीक है, हम हाथ से मूव करवाएंगे तो हमें फील होगी कि हमने हवा को साइड किया। और इनर्शिया क्या कहता है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट पर है तो वह रेस्ट पर रहना चाहती है, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन पर रहना चाहती है। तो हमें ये पता है। जैसे तो अब ना, जैसे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर चार्ज ट्रांसफर होगा या मान लो वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, मतलब वो फोर्स लगाएंगे रिपल्शन का या अट्रैक्शन का, तो उनके बीच में ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का थोड़ा बहुत ट्रांसफर होगा। आपको समझ आ गई शायद तक मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे मैं आपको ये बोल रहा हूँ, जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और मान लो ये पॉजिटिव या एक नेगेटिव चार्ज है, एक बड़ा एक छोटा है, तो ये उसे रिपेल करेगा उस तरफ। ये खुद रिपेल नहीं होगा, ये होगा पर ये कम पीछे आएगा, वो ज़्यादा पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं दिख रहा। अगर मान लो हमें चार्जेस दिखते तो हमें बस क्या दिखता है कि ये दूर जा रहे हैं, तो हमें पता है कि इनके बीच में क्या है? फोर्स है। फोर्स ऑफ कौन सा है? रिपल्शन। ठीक है, तो इसका भी कोई कॉज होगा तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कर रही है ऐसा। कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कर रही है ऐसा। तो इनके बीच में जो जगह है ना, समझ आ गई आपको? तो जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ से वहाँ जाएगी तो ये जो मीडियम होगा वो कुछ एनर्जी को क्या कर लेगा? कंज्यूम कर लेगा। अगर मान लो एनर्जी ज़्यादा तो अट्रैक्शन या रिपल्शन भी ज़्यादा। ये आगे का कंसेप्ट था पर फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जैसे अब हम यहाँ गोली चलाएंगे हवा में तो उसकी काफ़ी ज़्यादा स्पीड होगी, अगर पानी में चलाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी। समझ गए आप? मीडियम का फ़र्क पड़ेगा। जैसे आप जितना ईजिली अपना हाथ हवा में मूव कर लोगे, पानी में अपना हाथ मूव करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे जितना ईजिली हम यहाँ चल लेंगे पानी में चलना मुश्किल हो जाएगा। अगर पानी से डेंस कोई मीडियम हो दलदल, उसमें हम बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाएंगे। शायद आपको समझ आ गई। तो मीडियम क्या करेगा? जैसे ये मोशन जो है या ये जो फोर्स जो होती है हमारी, उसे थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। या मान लो हवा से भी पतले मीडियम में हम होंगे तो हम क्या करेंगे? हम और ज़्यादा इजीली हाथ मूव कर लेंगे अपना। शायद आपको समझ आ गई मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये मीडियम है बीच में। अब यहाँ एक तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर होगा वैक्यूम हो सकता है, ठीक है, या यहाँ पर कोई मीडियम हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अफेक्ट करेगा, मतलब थोड़ी सी एनर्जी मीडियम खुद कंज्यूम कर लेगा। शायद आपको समझ आ गई। मतलब समझाऊं तो जैसे मान लो गोली चलाई हमने, तो इनिशियली गोली की जितनी स्पीड थी, जितना मोमेंटम था, वो पहुंची तब उतना नहीं रहा, थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि हवा जो थी बीच में, ठीक है, उसने मीडियम ने गोली की एनर्जी को क्या कर लिया? थोड़ा सा अब्जॉर्ब कर लिया। शायद आपको समझ आ गई। पानी में ये चीज़ और ज़्यादा होगी। पानी में जब गोली चलाएंगे, पानी के पार्टिकल्स इधर उधर होने में और ज़्यादा एनर्जी मांगेंगे। जब वो गोली जाएगी तो उसे पानी के पार्टिकल्स को इधर उधर करना पड़ेगा, तो उसकी कुछ एनर्जी तो क्या हो गई? खत्म हो गई। शायद आपको समझ आ गई। नहीं आई? थोड़ी आई? नहीं आई? किस किस को आ गई? तो एप्सिलॉन नॉट क्या करेगा कि वो बताएगा कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वैक्यूम या मीडियम ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है। किस किस को समझ आ गई? ठीक है, बाकी हम बाद में इस पर और बात कर लेंगे। मतलब अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम। एप्सिलॉन नॉट ज़्यादा है मतलब मीडियम ने ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब की है, तो फोर्स क्या होगा? कम। किस किस को समझ आ गई? बस आप ऐसे समझो, ध्यान से देखना दोबारा। जैसे मान लो इससे ना कोई एनर्जी जाएगी उस पर,
जो उसे रिपेल करेगी। अब ये मीडियम, अगर मान लो ये वैक्यूम है, वैक्यूम में फिक्स है इसकी वैल्यू, वैक्यूम में मतलब कितनी ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब होगी वैक्यूम के द्वारा, उसे ही हम एप्सिलॉन नॉट बोलेंगे। मीडियम में एप्सिलॉन बोल देंगे। अब मीडियम जैसे एयर हो सकता है, या मान लो पानी आ गया, या कोई और मेटल आ गया, या कोई मटेरियल आ गया, अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, मतलब अब ये जो मीडियम है ये ज़्यादा एनर्जी क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। शायद आपको समझ आ गई। तो अब उस पर फोर्स क्या लगेगा, कम, क्योंकि इसने तो मान लो जैसे 100 यूनिट एनर्जी दी रिपेल करने के लिए उसे, ठीक है। अब 20 या 30 यूनिट एनर्जी तो मीडियम नहीं ले ली। अब जितनी ज़्यादा एनर्जी मीडियम लेगा, अब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर से पास करने के लिए, उतनी कम एनर्जी उसके पास पहुंचेगी। तो मतलब अगर एप्सिलॉन की या एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। किस किस को सच में समझ आया, ठीक है। तो बस ये काम करेगा। तो इसके बारे में और बात हम नहीं करेंगे, हमने पहले ही ज़्यादा बात कर ली है। तो इसका नाम पता है, एप्सिलॉन नॉट का नाम क्या है, और इसे ना ऐसे ही बनाना है, ठीक है। या आप ऐसे बना दो, ठीक है, या आप चाहो तो थोड़ा ऐसे बना दो, ठीक है, ये चल जाएगा पीएससीबी में, ठीक है। और ये इसका सही सिंबल है थोड़ा सा। आप ऐसे कभी नहीं कर सकते, जैसे कई बच्चे ऐसे बना देते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज करेंगे, तो ये नहीं लगाना है एप्सिलॉन के लिए, या तो ये लगा दो या ये लगा दो। बुक में देखा होगा यही सिंबल था, या स्कूल में बोर्ड पर सर ने ऐसे बनाया होगा आपके, ठीक है। तो दोनों में से कोई बना दो। एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अब अगर नॉट आ गया तो आएगी फ्री स्पेस, अगर नॉट नहीं आया मतलब फ्री स्पेस या वैक्यूम को छोड़कर कोई और चीज है, जैसे कोई मीडियम। ऑफ एप्सिलॉन नॉट है तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑफ फ्री इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू की बात हम आगे करेंगे, पर के जो है हमारा कूलम्स कांस्टेंट, दो चीजें आ गई, एक तो के आ गया, एक एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है। क्या नाम था इसका, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, ठीक है। अगर ये नॉट नहीं होता तो ऑफ मीडियम, ठीक है। अब इसकी वैल्यू है, अब देखो इसकी वैल्यू कचरा तो नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पर अगर इन सीजीएस 2 यूनिट होते हैं ना हमारे पास, अगर सीजीएस में देखेंगे तो के की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, कितनी आएगी, 1। और अगर इन एसआई देखेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम में देखेंगे, तो के की वैल्यू आएगी 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। अब देखो यूनिट आपको बनाने आने चाहिए, हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, के की, थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा के की वैल्यू तो लिख यूनिट लिखने होंगे। अब फोर्स के न्यूटन, ठीक है, तो यहाँ पर आया न्यूटन। अब यहाँ पर है आर स्क्वायर, यानी डिस्टेंस क्या आएंगे, मीटर स्क्वायर, उधर जाकर न्यूटन मीटर स्क्वायर बने। और ये क्या है, Q1 Q2 चार्ज के यूनिट कूलम। अब ये इधर आएगा नीचे, अगर ये कांस्टेंट यहाँ पर रखेंगे तो कूलम स्क्वायर, ऊपर जाकर जैसे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, या आप इसे इनवर्स लिख सकते हो, कूलम पावर -2 लिख सकते हो। याद रहेंगे, बना लोगे ना, फिर ज़्यादा अच्छी बात है, फिर याद रखने नहीं पड़ेंगे। जैसे यहाँ से तो बन गए यूनिट, 11th में आते ही हम यही तो काम करते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ठीक है। तो ये हम बना देंगे आराम से। अब कूलम्स लॉ की डेफिनेशन हमें पता है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जब हम हटा देंगे प्रोपोर्शनैलिटी साइन तो के आ जाएगा, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट या कूलम्स कांस्टेंट बोल देंगे। अब के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसे सीजीएस में के की वैल्यू है 1, ठीक है। अब देखो के की वैल्यू बोल दो या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बोल दो, ठीक है। ये क्या है, 9 × 10⁻⁹, ठीक है। आ गई समझ। एक ना कल पूछा था आपको कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस से ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि जब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखते हैं, जैसे ये कूलम्स लॉ है, अब ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में फोर्स जो आया था ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स वो आया था G(m1 m2/r²). इसमें जो कांस्टेंट होता है ना 6.65 × 10⁻⁻11, उसमें पावर किस में आती है, माइनस में। तो अगर जैसे देखो, अगर ये कांस्टेंट बड़ा होगा तो फोर्स बड़ा होगा, अगर कांस्टेंट छोटा होगा तो फोर्स छोटा होगा। किस किस को समझ आ गई। अब इसमें तो कांस्टेंट की वैल्यू काफी ज्यादा छोटी है, पावर -11, और इसमें पावर +9, समझिए कितनी ज्यादा बढ़िया। तो ये फोर्स इसीलिए भी क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये सिर्फ क्या था, अट्रैक्टिव, ये बहुत अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, शायद आपको समझ आ गई। तो कल परसों वाला काम अपने आप लिंक हो रहा है, ऐसे ही परसों या कभी बाद में करेंगे वो काम इनसे लिंक हो जाएगा।
अब एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू है, वो भी आपको याद रखनी है। मैंने बोला था ना कि जो अब कर रहे हैं वो सारा याद रखना है, एक एक चीज आपको याद हो। ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। ये है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब देखो ध्यान से थोड़ा सा, अब देखो ये था के, ठीक है, के की यूनिट क्या है एसआई में, न्यूटन मीटर स्क्वायर, जब पूछे वरना एसआई में लिखना है, ठीक है। तो अगर एप्सिलॉन नॉट नीचे है तो यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब हम ऊपर लिख देंगे तो यूनिट क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। इसके यूनिट क्या आएंगे, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर। किस किस को समझ आ गई, कोई डाउट? देखो वैल्यू सही लिख दी आपने, यूनिट गलत लिख दिए, नंबर चले जाएंगे आपके। तो यूनिट जरूरी है और याद रखना, बस सिंपल ही है, ठीक है, काफी ज्यादा सिंपल है, बना लेना ऐसे बार बार। अब यूनिट हमने लिख दिए किसके, इसके फोर्स कांस्टेंट के, कूलम्स कांस्टेंट के और एप्सिलॉन नॉट के, वैल्यूज भी लिख दी। अब क्या बचे इसके डायमेंशंस, कौन कौन अपने आप बना लेगा, बना लोगे? 11th में सिखाए थे ना डायमेंशंस निकालने, मैं निकाल दूंगा वैसे पर आने चाहिए बनाने। चलो देखो, हम सबको पता है कि हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, उनमें से एक था करंट, ठीक है। करंट को किससे डिनोट करेंगे, आई से। करंट की वैल्यू क्या आएगी, चार्ज अपॉन टाइम, यही आती है, ठीक है। अब देखो अगर हम यूनिट लिखें, क्या लिखें, यूनिट, याद रखना ये यूनिट लिखें तो करंट के यूनिट क्या होंगे, एम्पियर, चार्ज के कूलम, नीचे टाइम है तो कूलम पर सेकंड आ जाएंगे, यानी कि 1 एम्पियर 1 कूलम पर सेकंड होगा। पर अगर हम डायमेंशंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डायमेंशंस, तो डायमेंशंस के केस में इसके करंट के डायमेंशंस एम्पियर ही होंगे, करंट के यूनिट भी एम्पियर और करंट के डायमेंशंस भी एम्पियर, ठीक है। चार्ज के डायमेंशंस निकालने, क्यू को क्यू ही लिख देता हूँ एक बार। टी के लिए डायमेंशन क्या यूज करते हैं, टाइम के लिए टी, तो क्यू यानी कि चार्ज मतलब कि डायमेंशंस ऑफ चार्ज, चार्ज के डायमेंशन, क्यू के डायमेंशन क्या आएंगे, एटी, क्या आएंगे, एटी, याद रखना। कौन सी, इस ब्रैकेट में लिखते हैं ना हम डायमेंशंस को, चाहो तो लिखो वरना मत लिखो, कोई बात नहीं, ठीक है। पर चार्ज के डायमेंशंस क्या है, ए टी, चार्ज के यूनिट क्या थे, कूलम, चार्ज के डायमेंशंस ए टी, ए क्या है, एम्पियर, टी तो टाइम है हमारा, तो ये याद रखना। कौन कौन बोल रहा है कि मैं के निकाल दूंगा डायमेंशंस, ठीक है, कोशिश करके देख लो, कोशिश करने वालों की तो हार होती है। निकालूं या लगा दोगी, आपका ही निकालना बनता, वो गाना है ना, नया है ना, आपका ही कहना बनता, वैसे ये पढ़ाते समय आप बोल सकते आपका ही बताना बनता, हमें क्या पता, हमने तो फीस दी है, बताओ। चलो कौन निकालेगा, शिया निकालेगी बोर्ड पर जाकर, माहेशमती का वंशज हो। एक दो नंबर में आ जाते हैं डायमेंशंस, मतलब जो किया है ना बोर्ड पर अभी, उसमें से कुछ ना कुछ एक दो नंबर में पूछ लेते हैं, और आगे जो यूनिट आएंगे उनमें भी हमें ये चीजें आएंगी, जरूरत पड़ेगी। निकाल लूं डायमेंशन, निकाल दिया आपने, देखो कैसे निकालोगे, कुछ बेसिक डायमेंशंस आपको पता हो। तो जैसे हमें दो लोगों के डायमेंशंस निकालने, लोगों के, एक तो इसका के का, ये क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, इसके डायमेंशंस निकालने हैं। जैसे वैल्यूज भी तो दो निकाली थी, एक तो इसकी के की वैल्यू निकाली है, एक सीधा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताइए आपको, ठीक है, इनके यूनिट भी अलग अलग है। तो आप ध्यान से देखो, इसके और इसके क्या है, यूनिट भी उल्टे हैं ना एक दूसरे से, तो डायमेंशंस भी क्या होंगे, उल्टे, एक के निकाल लो दूसरे के उल्टे कर देना। जैसे मान लो इसके निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की, अब ये है, अब जब डायमेंशंस निकालेंगे तो मतलब के चाहिए, मैथ तो आता है बेसिक हम सबको, एफ यहीं पर है, ये डिवाइड में था, इधर आकर मल्टीप्लाई में, अब ये दोनों मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में। इतना समझ आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो जल्दी, पॉज कर देंगे वीडियो, समझा देंगे बेस से, ठीक है। अब देखो फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं, अब इसके डायमेंशंस चाहिए, तो फोर्स के डायमेंशंस क्या होंगे, न्यूटन यूनिट होंगे उसके, m1 l1 t-2, शाबाश बिल्कुल सही है। ये क्या है, लेंथ है, r यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि लेंथ है। अब इसके डायमेंशंस l ऊपर पावर है 2, ये आ गया। नीचे क्या है, चार्ज, चार्ज के मैंने आपको बताया अभी डायमेंशंस 80, तो क्या है 80 इंटू 80, हाँ 80 स्क्वायर लिखना बिल्कुल सही है, ठीक है।
अब आप कर दो इन्हें सही, मास तो बचा सिर्फ ये एक m1, यहाँ पर आया m1। अब यहाँ पर L1 है और L2 है, पावर्स जुड़ जाएंगी आपस में, ऐड हो जाएंगी तो L3 आ जाएगा। अब यहाँ पर t-2 है, ध्यान से देखो, यहाँ पर t1 मतलब t की पावर 2, ऊपर जाएंगे तो पावर माइनस में, पता था ना आपको, ठीक है। जिसको नहीं पता था 1/x है तो इसे x की पावर क्या लिखेंगे, -1। अब 1/t² है तो ऊपर जाकर t पावर -2, तो t पावर -2 तो पहले ही है यहाँ पर, और जब एक पावर -2 और आ जाएगी मतलब ऐसा आ जाएगा t-2 इंटू t-2, तो ऐड हो जाएंगी पावर्स और क्या बनेगा t-4। किस किस को समझ आ गई, ये डायमेंशंस हैं किसके, हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के, इसके डायमेंशंस क्या आ गए, m1 L3 t-4। कुछ छोड़ दिया मैंने, ये देखो a, ऊपर जाकर इसकी वैल्यू a-2, तो a एग्जाम में ना हो जाए 3 निकाल तो चौथा लिखना भूल जाओ आप, ठीक है। अब इसके बाद अगर इसके निकालने होते डायमेंशंस तो वो क्या निकलते इससे उल्टे, यानी कि m-1 L-3 t+4 a+2। कितना आसान था, किस किस को समझ आ गई, उल्टे ही होंगे बस उससे, कोई डाउट। उल्टे क्यों होंगे, क्योंकि ये देखो उल्टे ही बड़े हैं एक दूसरे से मैथमेटिक्स। जरूरी डेरिवेशंस और कुछ जरूरी बातें कर लेते हैं। जैसे कि हमें ये पता था कि चार्ज है, ठीक है। अब चार्ज स्केलर है, चार्ज के एसआई यूनिट्स जो हैं वो कूलम है, और चार्ज के डायमेंशंस 80 हैं, हमें ये पता है, हमें कूलम्स लॉ भी पता है, ठीक है। चार्ज को क्यू से डिनोट करेंगे, हमें ये भी पता है। अब जैसे 2-3 चीजें आ जाती हैं। अब जैसे देखो एसआई में क्या था, कूलम था चार्ज का यूनिट, ठीक है। हमें पता है एक और यूनिट, हमें पता है एक और, मत करो, हमें पता है एक और यूनिट होता है, एक और सिस्टम होता है यूनिट्स का, सीजीएस। उसमें चार्ज के जो यूनिट होंगे वो होंगे ESU, या हम इन्हें बोलेंगे स्टैट कूलम। क्या बोलेंगे, स्टैट कूलम। किस किस को समझ आ गई, ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रो, आराम से याद रह जाएगा, ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब जैसे देखो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, मैंने आपको बताया था ना, हमें पता है कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
इलेक्ट्रॉन का चार्ज किस में है, कूलम्ब में, SI में, ठीक है। अगर हम चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन CGS में लिखेंगे तो वो आएगा 4.8 इंटू 10 रेज टू द पावर -10 स्टैट कूलम। आप स्टैट C भी लिख सकते हो या आप नॉर्मली क्या लिख सकते हो, ESU, पीछे यह लगा सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। किस को समझ आ गई। अगर मतलब आपको पूछे कि इलेक्ट्रॉन, अब जैसे आपको पता है ना, ये देखो मेरी बात सुनो, जैसे आपको पता है कि 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम एक ही चीज है, ठीक है, ये बड़ी यूनिट है, ये छोटी यूनिट है। वैसे ये है कि अब आपको पता है, क्या पता है आपको कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन पर जो कूलम में चार्ज आएगा वो इतना आएगा, ठीक है, और अगर स्टेट कूलम में चार्ज आएगा तो वो इतना आएगा। अभी ये दोनों चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप इनको बराबर रखोगे, जैसे कि मान लो कूलम में, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और ये, जैसे ये दोनों बराबर होंगे ना, समझ आ गई, ये दोनों बराबर होंगे, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम बराबर रखेंगे तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कूलम बराबर ही होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टैट कूलम, बस वैल्यू ही बदली है और यूनिट ही बदली है, ये बराबर होंगे। तो जब हम इन्हें बराबर रखेंगे, इक्वल टू में रखेंगे, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस कूलम 19 कूलम इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10 रेज टू द पावर -10 ESU, ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक कूलम को यहीं रखेंगे, मतलब कूलम यही रहेगा, इसे उस साइड ले जाएंगे, ये आएगा 4.8 इंटू 10 रेज टू द पावर -10 बाई 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 ESU आ गया। अब हम कर क्या रहे हैं, देखो 1.6 से 4.8 कट जाएगा, 16 ये 48, ठीक है। अब -19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, +19 में से -10 करेंगे तो 10 रेज टू द पावर 9 बचेगा, बस शायद नहीं समझ आई, कोई बात नहीं। ये आया 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 ESU। अब आप बताओ, एक कूलम बड़ा है या एक ESU बड़ा है, एक कूलम में 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 ESU, ये रिलेशन हमें याद रखना है। ये आया कैसे, वहां से। ESU या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है क्या, ये क्या है, बस ये एक CGS यूनिट है चार्ज का, ठीक है। ESU या स्टैट कूलम क्या है, CGS यूनिट है चार्ज का, और इनमें रिलेशन क्या है, एक कूलम
3 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 9 ESU होगा। एक और यूनिट आता है जो जिसे हम बोलते हैं EMU, ये भी CGS यूनिट है। CGS यूनिट में एक तो क्या है ESU और दूसरा क्या है EMU। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये क्या था इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और ये क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अब ये मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, एक EMU में 10 कूलम होंगे। कितने कूलम होंगे 10 कूलम। एक कूलम में इतने ESU होंगे, ठीक है। अब देखो एक कूलम में 3 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 9 ESU होंगे ना। किस किस को समझ आएगा, इसलिए बोला था कि मैथ आपका पीछे नहीं छोड़ेगा। तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा ना मैथ आपका, तो ये चीज़ें आराम से समझ आ जाएंगी। ये खत्म नहीं होंगी, ये बस शुरू हुई हैं। यूनिट दर यूनिट मैथ ज़्यादा बनता जाएगा आपसे। यहाँ पर आर्टिकल्स में टॉपिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा मैथ आएगा। तो अगर आपका थोड़ा सा मैथ स्ट्रॉन्ग हो और आपकी जैसे आपको सेंटेंस बनाना है, तब आप फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि समझ तो आपको आ ही रहा है सारा, बस इसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। एक EMU में 10 कूलम थे और इनिशियली आपको लिख लिख कर देखना पड़ेगा, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 10 एक कूलम यानी कि 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 ESU। अब यहाँ पर 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 9 है, ऐड हो जाएगा 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10 ESU आ जाएगा। तो एक EMU में कितने आए 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10 ESU आ गए। किस किस को समझ आ गई। अब कुछ नहीं है, बस क्या था, जैसे SI यूनिट होते हैं, जैसे फोर्स के SI यूनिट न्यूटन थे, CGS डाइन थे, आपने 11th में किया था, ठीक है। किस किस को याद है। अब क्या है चार्ज के SI यूनिट क्या है कूलम, CGS यूनिट क्या है स्टैट कूलम, मतलब ESU या EMU। अब ये इनके बीच में रिलेशन है कि एक जैसे ये था ना रिलेशन था, तो एक 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 5 डाइन नहीं था। अब देखो SI बराबर ज्यादा होगा सामने, CGS छोटे होंगे। अब ये SI है सामने, देखो बड़ी वैल्यू से आ गई ना, बिल्कुल वैसे ही तो था जैसे 11th में किया था। अब ये वैल्यू है 1 कूलम इतना होगा, जैसे 1 न्यूटन इज इक्वल टू डैश डाइन्स था, वैसे ही 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 ESU है। और एक EMU में 10 कूलम होंगी, या एक EMU में 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10 ESU होंगे। ये आपको 3-4 बार लिखने पर आराम से याद हो जाएगा। अब मैंने भी कहीं से देख कर नहीं लिखा, आपके सामने लिखा है ना, तो मैंने क्या किया बस बनाया है। मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ, बस बना रहा हूँ। तो मतलब आपको बस मैथमेटिकली आना चाहिए कि ये बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो फिर आपको आराम से याद रह जाएगा। अब बस एक चीज़ देखो, 3 चीज़ें आ गई। एक तो आया EMU, एक EMU आया, एक कूलम आया, एक ESU आया। यही तो 3 चीज़ें आई ना हमारे पास। ये क्या है SI यूनिट है या CGS है, CGS यूनिट है। ये SI यूनिट है, ये CGS यूनिट है। अब ना इन तीनों में बड़ा कौन है, देखो एक EMU में 10 कूलम आ गए, मतलब एक लिफाफे में 10 चीज़ें आ गई, तो वो लिफाफा ज़्यादा बड़ा था। किस किस को समझ आ गई, मतलब एक EMU और एक कूलम में ज़्यादा बड़ा कौन है, एक EMU। समझ आ गई ना आपको, तो यानी इन दोनों में ज़्यादा बड़ा कौन है, EMU। अब एक कूलम में इतने सारे ESU आ गए, मतलब कूलम और ESU में बड़ा कौन है, कूलम, ठीक है। अब आप समझदार, EMU और ESU में बड़ा कौन है, EMU, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आसान। तो हमें ये समझ आ चुका है सारा। अब हम देख लेते हैं डिफाइन 1 कूलम। अब आपको या मुझे बोलेंगे कि डिफाइन करो 1 कूलम, कि एक कूलम मतलब कितना चार्ज, ठीक है। तो डेफिनेशन भी देनी पड़ सकती है आपको। अब आपको बोलेंगे डिफाइन 1 कूलम, तो आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हो 1 कूलम को। एक तो देखो आप इस फॉर्मूला से डिफाइन कर सकते हो, F इज इक्वल टू, ठीक है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, कूलम्स लॉ से डिफाइन कर सकते हो। दूसरा आप जैसे इससे डिफाइन कर सकते हो करंट वाले से, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी अपने हिसाब से। जैसे फोर्स को पुट कर दो 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 न्यूटन। हम अपनी तरफ से मान रहे हैं कि हम इतना फोर्स अप्लाई करेंगे। हम कितना फोर्स अप्लाई करेंगे, हम 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे। अब हम मान लेंगे जो R है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, ठीक है। उसके बाद हम मान लेंगे कि हमारा जो चार्ज है, ये दोनों चार्जेस क्या है, बराबर, ठीक है। और ये एक कूलम के हैं, ये एक कूलम के हैं। पॉजिटिव चार्जेस मान सकते हैं, या बस हम डायरेक्टली एक कूलम मान लेंगे, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे। देखो फोर्स की वैल्यू क्या आई, 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 न्यूटन, ठीक है। ये चाहे आप मत पुट करो यूनिट साथ में। ये कांस्टेंट है, कौन सा कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू लिखवाई थी मैंने आपको अभी, क्या थी, CGS में तो 1 थी, SI में थी 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9, ठीक है। अब Q1 और Q2 दोनों बराबर है Q के, तो इन्हें मैं Q स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। ये जो R है ये है हमारा 1 मीटर, इसकी स्क्वायर है ऊपर। अब ये देखो ये और ये तो कैंसिल हो गया, अब ये इधर आ जाएगा। समझ आ रही है आपको, मतलब मीटर मत लिखो, चाहे 1 लिख दो, 1 की स्क्वायर 1 ही होगा।
तो आपके पास सॉल्व करने पर क्यू स्क्वायर क्या आया 1, तो क्यू की वैल्यू आ गई +-1, और ये कूलम होगा, चार्ज की यूनिट होंगी कूलम। मतलब क्या है कि ना कि देखो ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, ठीक है। और इन दोनों मतलब अब ये और ये दोनों बराबर है, ये भी Q है और ये भी Q है, समझ आ गई आपको। अब ये इसे रिपेल कर रहा है क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, मान लो, और ये इसे रिपेल कर रहा है। अब ये दोनों एक दूसरे को फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, वो फोर्स है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। यानी कि हमें दो बातें पता है, हमें पता है कि ये दोनों 1 मीटर की डिस्टेंस पर है और ये दोनों एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, इतना। तब हम बोलेंगे कि ये चार्ज क्या है, 1 कूलम। यानी 1 कूलम चार्ज कब बनेगा, जब 1 मीटर डिस्टेंस पर दूसरा सेम चार्ज हो और ये दोनों एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा रहे हो, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। किस किस को समझ आएगा। जैसे हम 1 किलो किसे बोलेंगे कि हम जो तोलने वाला कांटा होगा या तकड़ी जिसे हम बोलेंगे वो होगी, यहाँ पर 1 किलो होगा। जब ये बराबर आ जाएगा बिल्कुल यहाँ पर जितनी चीज रखी जाएगी, तब हम बोलेंगे कि ये भी क्या हो गई 1 किलो। तो जैसे एक डेफिनेशन होगी, तो ऐसे ही 1 कूलम की एक डेफिनेशन है कि 1 कूलम कितना चार्ज होगा, 1 कूलम उतना चार्ज होगा जितना सेम चार्ज 1 मीटर के डिस्टेंस पर इस पर इतना फोर्स लगाने से बनाएगा। समझ आ गई शायद आपको। इसके अब आप लिखना मत, मैं लिखा देखो एग्जाम्स में आ सकता है कि डिफाइन 1 कूलम, तो आपको पहले तो मैथमेटिकली ये करना है कि F = दिस अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ये होता है, फोर्स की ये वैल्यू रखेंगे, डिस्टेंस की ये वैल्यू रखेंगे, चार्जेस को ऐसे लिख देंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज 1 कूलम कब बना, कब, जब फोर्स इतना था और डिस्टेंस इतना था, ठीक है। सो देयरफॉर 1 कूलम इज दैट मच चार्ज, 1 कूलम इज दैट मच चार्ज विच व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम, ठीक है। अब ये सारा ये जो चार्जेस हैं वो किस में प्लेस्ड हैं, वैक्यूम में रखे गए हैं, ठीक है। कोई मीडियम नहीं है बीच में, क्या है, वैक्यूम है, ठीक है। सो 1 कूलम इज दैट मच चार्ज विच व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अपार्ट मतलब दूर, फ्रॉम इक्वल एंड सिमिलर चार्ज। 1 कूलम इज दैट मच चार्ज विच व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम इक्वल and a similar charge would repel it with the force of 9 × 10⁻⁹ न्यूटन, ठीक है। तो 1 कूलम चार्ज कितने चार्ज को बोलेंगे, इतने चार्ज को बोलेंगे जिसे हम वैक्यूम में सेम चार्ज से, ठीक है, 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखें और इतने रिपल्शन फील करें, तब बोलेंगे कि वो 1 कूलम का चार्ज है। किस किस को समझ आया। और ये थोड़ा सा बड़ा ही होता है 1 कूलम चार्ज, छोटा चार्ज नहीं होता 1 कूलम, बड़ा चार्ज होता है। किस किस को समझ आ गई। सिंपल था, काफी ज्यादा सिंपल था। तो ये आ सकता है, ये आप डेफिनेशन लिख देना और पहले ये मैथमेटिकली डिराइव करके लिख देना, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, वो है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम। तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे हम ये देखेंगे। अब देखो हमें ये पता है, ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होगा वो होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब आप इसे उल्टा करके भी लिख सकते हो, जैसे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होगा किस पर, एक इलेक्ट्रॉन पर। अब 1 कूलम कितना होगा, 1/1.6, ये देखो ये मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड में, 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। शायद आपको समझ आ गई, किस किस को आ गई, ठीक है। 1 कूलम में निकालने हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो सामने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इस तरफ 1 कूलम बच गया। अब जब आप इसे 1/1.6 से सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.625, ठीक है, सॉल्व करने पर। और ये ऊपर जाकर क्या आ जाएगी, पावर प्लस में, ठीक है। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने होंगे, 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10⁻⁹ ये काफी ज्यादा हो गया। अब आपको पता है कि अगर आप इसे इस साइड लेकर आओगे ना, ठीक है, डेसिमल को अगर राइट साइड लेकर जाओगे तो पावर क्या होगी, कम, लेफ्ट साइड लेकर जाओगे तो प्लस। याद रखना कि डेसिमल है, अगर इस साइड लाई, ठीक है, तो 10 जो पावर होगी यहाँ पर, जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा, लेफ्ट साइड आने पर ज्यादा और राइट साइड जाने पर कम हो जाएगी पावर, ठीक है। अब हम किस साइड आए हैं, राइट साइड जा रहे हैं हम, ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब आप बताओ 1 कूलम में ज्यादा बड़ा चार्ज होगा या 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा वो ज्यादा बड़ा होगा। किस किस को समझ आ गई। 1 इलेक्ट्रॉन पर बस इतना चार्ज है, ठीक है, 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं
तो एक कूलम ज्यादा बड़ा चार्ज है या एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो है वो ज्यादा बड़ा चार्ज है? एक कूलम ज्यादा बड़ा चार्ज है। किस किस को समझ आ गई? लाखों इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बराबर, करोड़ों अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बराबर का चार्ज है एक कूलम, ठीक है। और सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज जो है वो क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इसे ही हमने ई बोला था, याद है आपको? और इसका नाम भी रखा था हमने क्या? एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है। तो काफी काम हमने कर लिया, थोड़े बहुत क्वेश्चंस हमने देख लिए, कूलम्स लॉ देख लिया। कल हम करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और ठीक है फिर ये खत्म। द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा वो भी कर देंगे, ठीक है। तो ये हमें समझ आ गया। तो आज वाला सारा काम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, सारी चीज़ें बोर्ड्स में पूछी जा चुकी हैं, जो जो आपको करवाई थी, ये जो क्वेश्चंस करवाए हैं ये भी। तो ठीक है, एक क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है, वो है ढूंढ के लाना है लिमिटेशंस ऑफ अ कूलम्स लॉ, लिमिटेशंस ऑफ अ कूलम्स लॉ, ठीक है। कि क्या कमियां हैं, क्या लिमिटेशंस हैं कूलम्स लॉ की, वो देखना है। और ये तो आपने देख ही लिया कि चार्ज और मास में डिफरेंस क्या है, चार्ज एंड मास में डिफरेंस क्या है। आपको पता है कि चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, मास नेगेटिव नहीं हो सकता, मास। और देखो चार्ज ना, चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, ठीक है। एग्जांपल देखो, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है पर उसके पास मास भी है, तो मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर रहा चार्ज। पर मान लो किसी भी चीज पर, किसी भी चीज के पास मास है, जरूरी नहीं कि उसके पास चार्ज हो। समझ आ गई आपको? वो उसका टोटल चार्ज जीरो भी हो सकता है, ठीक है। एक और बात है, चार्ज मोशन पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन मोशन, बट मास डिपेंड्स अपॉन मोशन, ठीक है। ये स्पीड पर डिपेंड करेगा, तो स्पीड पर ये डिपेंड नहीं करेगा, ये इनवेरिएंट है और ये वेरिएंट है, ये वेरी करेगा। तो ये स्पीड पर वेरी, स्पीड से वेरी करता है। अब देखो चार्ज है ना, चार्ज के यूनिट हमने एक कूलम कहाँ से बनाया? 1 एम्पियर से। डायमेंशंस भी 1 एम्पियर से बनाए थे ना, शायद आपको समझ आ गया। फंडामेंटल यूनिट साथ ही होते हैं, उनमें मास तो आता है पर ये नहीं आता। इसके यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ मास इज अ फंडामेंटल यूनिट, यूनिट ऑफ मास इज अ फंडामेंटल यूनिट, बट यूनिट ऑफ चार्ज इज अ डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। लास्ट बार देख लेते हैं। चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, मास कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। और चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, ठीक है। चार्ज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्पीड और मोशन, ठीक है, बट मास डिपेंड्स अपॉन स्पीड और मोशन, ठीक है। यूनिट ऑफ चार्ज इज अ डिराइव्ड यूनिट, ये हम बनाते हैं फंडामेंटल यूनिट से, बट यूनिट ऑफ मास इज अ फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। साथ ही फंडामेंटल यूनिट थे, याद होगा, मास, लेंथ, टाइम, क्वांटिटीज के, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, हो गए सारे। हाँ, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, तो ये है, ये मैंने बता दिया, अभी आप कर लेना। तो 2 टॉपिक्स बचे हैं, इसके बाद हमारे फिर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पर आ जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, ठीक है, डाइपोल मोमेंट आएगी। उसके बाद 5 आर्टिकल्स होंगे, 5 नहीं 4 आर्टिकल्स, एक्सियल, इक्वेटोरियल, टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी, समझ गए। उसके बाद हमारा ये पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा, यानी कि 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा बस। ये इसी पर ज़्यादा टाइम लगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मे बी इलेक्ट्रिक फील्ड वाला शुरू करेंगे तो फील्ड लाइंस पर ज़्यादा टाइम लगाते चाहें हम।